हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रोहित सिंह। यू आर वॉचिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बैटल फॉर एसएससी फॉर बेटर प्रिपरेशंस। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए लास्ट क्षणों में आपके लिए ये वीडियो ब्रह्म अस्त्र जो मैंने लिखा है ना, बिल्कुल करेक्ट बैठता है। इन 4 दिनों में अगर इस वीडियो को आप 2 बार कम से कम एटलीस्ट 2 टाइम्स आप रिवाइज करेंगे और इन क्वेश्चंस को आप याद कीजिएगा तो देखिएगा कि आप 5-6 दिन बाद कि आपका क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, तो इस सेशन को आपको पहले ही लाइक कर देना है क्योंकि ये सेशन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। आइए क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन देखकर आपको काफ़ी खुशी मिलेगा क्योंकि ये जो क्वेश्चन बना है इसको मैंने बनाया है और इस ये प्रीवियस जितने क्वेश्चन है काफ़ी आपको वहाँ से मिलता जुलता मिलेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन। फर्स्ट सेशन जो है आपका जियोग्राफी से मैंने सम्मिलित किया है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है? पृथ्वी का जुड़वा या जुड़वा बहन भी बोलते हैं इसको। कौन सा ग्रह है? तो आप ये देख रहे हैं ना, शुक्र ग्रह। तो राइट आंसर आपका क्या है? शुक्र ग्रह। ठीक है, और ग्रहों में अगर शुक्र ग्रह ऐसा ग्रह है जहाँ से सबसे ज़्यादा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है। अगर आपसे ये एग्जामिनेशन में ये पूछ ले कि बताओ सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, गर्म ग्रह, तो वो आपका शुक्र ग्रह। ठीक है, क्वेश्चन आपसे ये पूछ ले सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, ब्राइट, चमकीला ग्रह, तो सबसे चमकीला जो ग्रह है आपका कौन सा है? चमकीला ग्रह, ये भी आपका शुक्र है। देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन कितना बनता है। ये बोलता है कि जुड़वा बहन, पृथ्वी का जुड़वा किसे कहते हैं? पृथ्वी का जुड़वा बहन किसे कहते हैं? ऑलरेडी आपको बता दिया, शुक्र ग्रह। ठीक है, याद रखेंगे। पृथ्वी के सबसे नज़दीक, अगर नज़दीक ग्रह बोलते हैं, सबसे नज़दीक ग्रह, ठीक है, सबसे नज़दीक ग्रह अगर पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह है तो वह है आपका शुक्र ग्रह। इतनी सी बात क्लियर हुआ एंड आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पहले से पता होंगे और आपका खाली रिवीजन होगा। ठीक है, अच्छा, अब एक क्वेश्चन बनता है कि सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो बुध है। ठीक है, सूर्य के नज़दीक, सूर्य के, अगर ये पूछता है कि सूर्य के नज़दीक कौन सा ग्रह है, तो सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? आपका बुध है। ठीक है, बुध ग्रह सबसे नज़दीक ग्रह है। और सबसे छोटा, अगर सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह, छोटा ग्रह। छोटे ग्रह में बात हो गई तो बुध ग्रह सबसे छोटा है। बृहस्पति ग्रह के बारे में बात करते हैं, ये सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रहों में से एक है, सबसे बड़ा ग्रह। ठीक है, जो बृहस्पति है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आपका बृहस्पति है। ठीक है, क्लियर हुआ। शनि ग्रह के बारे में डिस्कस करते हैं। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा है। अगर आकार में बात करें तो पहला कौन सा बड़ा है? आपका बृहस्पति, और दूसरा आकार, आकार में दूसरा बड़ा ग्रह। ठीक है, दूसरा बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि है। क्लियर हुआ। इतनी सी बात क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। एक ग्रह के बाद और बात कर लेते हैं, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, तो पूछेगा एग्जामिनेशन में कि लाल ग्रह किसको कहते हैं, तो मंगल ग्रह को कहते हैं। ठीक है, मंगल ग्रह में क्या मिलता है हमें? मंगल ग्रह में हमें आयरन ऑक्साइड मिलता है। ठीक है, इसकी खोज किया गया है, आयरन ऑक्साइड। क्लियर है। तो इतने सारे क्वेश्चन ग्रह से हर एक एग्जाम में बनता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। इसका राइट आंसर, पहले का राइट आंसर क्या है? शुक्र ग्रह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक, ठीक है, फादर ऑफ जियोग्राफी किसको कहते हैं डियर? राइट आंसर है आपका हिक्टियस। ठीक है, हिक्टियस को फादर ऑफ जियोग्राफी कहते हैं। अच्छा, हेरोडोटस कौन है? इनको इतिहास का पिता कहा जाता है, इतिहास का पिता। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बनेगा। ये तो मैंने बता ही दिया कि भैया भूगोल के जनक या भूगोल के पिता, भूगोल के जनक कुछ भी बोलिए आप, जनक पिता। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे मिलेगा। एडम स्मिथ, ये नाम आपने काफ़ी सुना होगा। अगर इकोनॉमिक की बात आएगी तो एडम स्मिथ को याद कीजिएगा आप। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक या पिता। ठीक है, अरस्तु, इनको बोलते हैं जीव विज्ञान, बायोलॉजी के पिता भैया, जीव विज्ञान के जनक। ठीक है, जनक बोलिए पिता बोलिए, सिमिलर है। ये यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनता है। ठीक है, खोज करता, तो और भी खोज करता है, उनको आप याद कीजिए। ठीक है, ये एक हिंट है कि इस तरीके का आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में मिलेगा।
नेक्स्ट देखते हैं सौर प्रणाली की खोज किसने किया था। सौर प्रणाली की खोज किसने किया था? इसकी खोज किया था माय डियर फ्रेंड्स, किसने किया था? कोपरनिकस ने किया था। कब किया था? 1543 ईस्वी में किया था। ठीक है, कोपरनिकस। बी ऑप्शन देख रहे हैं आप, बी ऑप्शन ये करेक्ट है आपका, कोपरनिकस ने किया था। क्लियर है? अच्छा, गैलीलियो ने किसकी खोज की थी? गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज की थी। टेलीस्कोप, गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज किया था। ठीक है, और अगर केपलर की बात आएगी, देखो केपलर ने किसकी खोज की थी? तो ये ग्रहों की गति, एक याद रखिए, ग्रहों की गति, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने दिया था। जे बियार्ड ने किसकी खोज की थी? इन्होंने टेलीविज़न, ठीक है, टेलीविज़न की खोज की थी। ओके, तो इतने सारे जो खोज करता है ना, ये भी आपको तैयार करके एग्जामिनेशंस में जाना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत है? हाइड्रोजन, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का कितने प्रतिशत है? तो कितना है डियर? 71% है। एवरग्रीन क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट है। जो 21% दिख रहा है आपका, ये O2 है, ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन अभी घट गया है। ऑक्सीजन हम लोग के पास अभी है 20.90, ठीक है, ठीक है, 20.90% है कि 21% से कम हो गया है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। नाइट्रोजन N2 क्या है? 78 क्या है? ये आपका नाइट्रोजन है। और CO2 की बात कभी भी पूछता है, कभी कभी पूछता है, ज़्यादा नहीं पूछता है, 0.3%। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, ब्लू मून क्या है? क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जामिनेशन में आया हुआ है, ब्लू मून क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लू मून क्या है? देखो, महीने में आने वाला दूसरा पूरा ग्रह, ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ठीक है, महीने में आने वाला दूसरा पूरा ग्रह, इसको बोलते हैं ब्लू मून। ओके, क्लियर हुआ डियर? सूर्य ग्रहण के दिन, ठीक है, बी ऑप्शन जो देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं डायमंड रिंग भी बोलते हैं। सूर्य ग्रहण के दिन को डायमंड रिंग बोला जाता है। ऑप्शन सी देखते हैं, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना, पृथ्वी का आना, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं चंद्र ग्रहण। भैया चंद्र ग्रहण कब लगता है? कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाए? पृथ्वी, जब पृथ्वी आ जाए तो उसको बोलते हैं चंद्र ग्रहण। डी ऑप्शन देखते हैं, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो उसको बोलते हैं सूर्य ग्रहण। कंफ्यूज कर देता है कभी कभी ना, तो इसको अच्छे से तैयार कीजिए। ठीक है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। ओके, इसी दिन को क्या बोलते हैं? अमावस्या डे भी बोलते हैं। ठीक है, सूर्य ग्रहण जिस दिन लगता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? 6 नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह, इसकी खोज, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह, देखो इसका जवाब आप लोग देंगे। ठीक है, मैं हर एक सेट में एक क्वेश्चन तो आप लोग से पूछना ही चाहता हूं और आप लोग इसका कमेंट करेंगे। ठीक है, इससे क्या होता है कि दोनों तरफ से आप संबंध बनता है कि आप लोग भी रिप्लाई करते हैं। ठीक है, एक्टिव रहते हैं। ओवरऑल क्वेश्चन कहने का मतलब ये है। देखो, सिंधु सभ्यता की अगर खोज की बात करें, सिंधु सभ्यता की खोज किसने किया था? सिंधु सभ्यता के 1921 में किया था दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने, ये वाला क्वेश्चन बनता है। ठीक है, 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। ठीक है, क्लियर है? आपको हिंट मिल रहा होगा, इससे आप थोड़ा सा पता लगा सकते हैं। बाकी अगर आप कालीबंगन की बात करेंगे तो कालीबंगन जो है आपका राजस्थान में है। कभी कभी स्थान भी पूछेगा आपसे, तो याद रखिए राजस्थान में है। और अगर लोथल की बात करें माय डियर फ्रेंड्स, लोथल तो ये आपका कहाँ पे है? गुजरात में है, गुजरात स्टेट में मिलता है हमें। और अगर रोपर की बात करें, रोपड़ तो ये आपका है पंजाब में स्थित है। ठीक है, और अगर मोहनजोदाड़ो की बात करें तो कहाँ पे है भैया? बताओ, पाकिस्तान में है। ठीक है, क्लियर है? इतनी सी बात समझ में आ गई। चलिए मूव करते हैं अनदर क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु, ऐसी कौन सी धातु है जिसकी प्राप्ति नहीं हुआ है?
तो वह है आपका लोहा। ठीक है, अभी तक आयरन की प्राप्ति नहीं हो, बाकी हमें तांबा, स्वर्ण और चांदी तीनों मिल चुके हैं। क्लियर है। और लोहा के बाद में एक संदर्भ है कि आर्यों ने, यहाँ क्वेश्चन बनता है कि आर्यों ने सबसे पहले खोज की थी, तो आर्यों द्वारा खोजी गई जो धातु थी वो थी, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु, ठीक है, कौन सी थी? लोहा थी, आयरन। ठीक है, तो इनके द्वारा खोजी गई जो धातु थी वो आयरन थी। किसके द्वारा? आर्यों के द्वारा। क्लियर है। और मनुष्यों के द्वारा सबसे पहले यूज किया गया कौन सी धातु थी? तो वो तांबा था। ये क्वेश्चन में पूछा है तो इसलिए इसको भी मैं क्लियर करवा देता हूँ। मनुष्यों के द्वारा, ठीक है, तो मनुष्यों के द्वारा उपयोग किया गया था कौन सी धातु? तांबा। ये दो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में रैंडम पूछता है तो इसलिए इसको क्लियर करना जरूरी था। नेक्स्ट देखते हैं, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं होते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं होते हैं, तो कौन से पशु के अवशेष हैं? राइट आंसर क्या है आपका? सॉरी, राइट आंसर ये नहीं है, ये गलत है। इसके तो अवशेष मिले थे हमें, ये है शेर। ठीक है, लॉयन। तो लॉयन के अवशेष हमें नहीं मिलते हैं, कहाँ पे? सिंधु घाटी में। ओके, तो लॉयन आप करेक्ट कीजिएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं। चन्हूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? चन्हूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आपका राइट आंसर ऑप्शन ए ही करेक्ट है। ठीक है, J.H. मैके ने। ठीक है, क्लियर है। अगर ये आपसे ये पूछे ना, देखो दो क्वेश्चन बनता है। अगर आपसे ये पूछे कि इसकी खुदाई किसने की सबसे पहले, तो ये याद रखिएगा, गोपाल मजूमदार। ठीक है, इन्होंने क्या की थी? इन्होंने खुदाई करवाया था। क्लियर है, तो खुदाई किसने करवाया था? गोपाल मजूमदार। ये याद रखना है, चन्हूदड़ों के उत्खनन की खुदाई अगर पूछता है तो गोपाल मजूमदार, और निर्देशन किसने किया था? तो J.H. मैके ने। तो ये दो क्वेश्चन यहां से बन जाता है। ओके डियर, चलिए नेक्स्ट, सिंधु घाटी स्थल जो आपका कालीबंगन है किस प्रदेश में है? देखो ऐसे क्वेश्चन बनता है, इसीलिए मैंने आपको पहले ही इसको कवर करवा चुका था कि जो आपका कालीबंगन है वो आपका कहाँ पे है? राजस्थान में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। ठीक है, क्लियर है। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, अब बात करते हैं, ये तो था आपका हिस्ट्री की कुछ क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन में बार बार पूछते हैं। अब हम करेंगे पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो कौन से आर्टिकल में, कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद याद रखिए, अनुच्छेद 145। ठीक है, अनुच्छेद 145 आपका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, अगर अनुच्छेद 108, मैंने जितने अनुच्छेद रखे हैं सब इंपॉर्टेंट है, इस पर ऑलरेडी एक वीडियो भी बना चुका हूँ, देख सकते हैं आप लोग। तो 108 क्या है? ज्वाइंट सेशन, संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन, भाई राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, तो ये 108 आर्टिकल के तहत है। ठीक है, क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? आई होप इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा। ठीक है, क्लियर है। और 123 ये क्या है? ये है आपका अध्यादेश। अध्यादेश आर्टिकल 123, सॉरी, ये आपका अध्यादेश से संबंधित है, आर्टिकल 123। और 143, अगर हम 143 की बात करें, देखो 143 क्या है? अनुच्छेद 143, याद रखिए इसको, न्यायालय से परामर्श। भैया न्यायालय से परामर्श कौन लेता है? राष्ट्रपति लेता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति, न्यायालय से परामर्श लेने की, राष्ट्रपति की पावर, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की शक्ति। तो अगर पूछता है ना इसका उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? शक्ति, तो ये किया गया है आर्टिकल 143। ठीक है, जितने आर्टिकल्स हैं इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तीनों ये चारों आर्टिकल्स आपके क्लियर हो गए। आर्टिकल 143 न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की जो शक्ति है उसका प्रावधान है। अनुच्छेद 123 जो है वो अध्यादेश से संबंधित है। अनुच्छेद 108 है वो संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सेशन से संबंधित है। और अनुच्छेद 145 ये आपका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग की प्रक्रिया। और अगर ये पूछता है ना कि हाई कोर्ट, ये तो सुप्रीम कोर्ट थे, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों पर अगर प्रक्रिया लगाना है, आपको महाभियोग की प्रक्रिया लगाना है, तो वो किस आर्टिकल के तहत है? वो है अनुच्छेद आपका, याद रखिए, अनुच्छेद 217
फर्स्ट। ठीक है, क्लियर है, भूलना नहीं इन सारे क्वेश्चन को, एवरग्रीन क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 331। और लोकसभा में 2 मेंबर्स को राष्ट्रपति क्या करता है? शामिल करता है। क्लियर है। और राज्यसभा से अगर बात करें तो 12 मेंबर्स को, वो तो आप लोगों को पता ही होगा, बेसिक सी चीज़ें हैं। और जो आर्टिकल आप 356 देख रहे हैं, ये क्या है? ये राष्ट्रपति शासन है। राष्ट्रपति शासन, देखो इमरजेंसी 3 प्रकार के होते हैं, कई बार डिटेल में इसको बता चुका हूँ। ठीक है, राष्ट्रपति शासन 356। अच्छा, 324 क्या है? इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो है 324, ये कई बार रिपीट किया गया है, इसीलिए इसको कह रहा हूँ कि इसको भी आप लोग क्या करेंगे? याद करेंगे। जो 324 है, ये आपका इलेक्शन कमीशन संबंधित है। इट मीन्स निर्वाचन आयोग से संबंधित है। निर्वाचन आयोग से संबंधित है। ठीक है, निर्वाचन आयोग से संबंधित है। और अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है? यह संबंधित है आपका मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद के गठन से संबंधित है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो ये चारों जो आर्टिकल्स लिखे हैं मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशंस में यहाँ से रिपीट होगा, आप भी लिख के इसको याद कर लीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा, एजुकेशन को किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा राज्य सूची से इसको समवर्ती सूची में लाया गया? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो राज्य सूची से समवर्ती सूची में शिक्षा को लाया गया, तो किस संविधान संशोधन के द्वारा? एवरग्रीन क्वेश्चन है। 42 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। क्लियर है। अच्छा, 1970 जो 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था, इसमें जो राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया था वो 5 था। एक आपका शिक्षा था, दूसरा आपका वन था, वन। ठीक है, चौथा आप याद कीजिए नाप तौल, इसको राज्य सूची से समवर्ती सूची में कन्वर्ट कर दिया गया था। और पक्षियों का संरक्षण, तो इसको राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया गया। और वन्य जीव, ठीक है, वन्य जीव, तो इसको 5 कन्वर्ट कर दिया गया था राज्य सूची से समवर्ती सूची में। उसमें जो कॉमन क्वेश्चन बनता है ना, ज़्यादातर शिक्षा से पूछा जाता है। ठीक है, तो 42वां आपका संविधान संशोधन ये क्लियर हुआ। ओके डियर, समझ में आया? जो आपका 44वां है ना, 44वां, देखो जो आपका 44वां है ना, इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा। 44वां जो संविधान संशोधन था 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसमें क्या था भैया? इसमें आंतरिक अशांति, ये जो वर्ड्स था, इंटरनल डिस्टर्बेंस, ये यूज हुआ था जब 1975 में इमरजेंसी लागू हुआ था। उसमें प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी। तो इसके इस शब्द को हटा दिया गया, इस शब्द को चेंज किया गया 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत, और इसके जगह पर आया सैन्य विद्रोह। ठीक है, तो ये परिवर्तन किया गया 44वें संविधान संशोधन के तहत। ओके, एक परिवर्तन इसमें और किया गया। ठीक है, एक परिवर्तन और है, संपत्ति के अधिकार को, ठीक है, काफ़ी पूछ रहा है, संपत्ति के अधिकार को किससे हटा दिया गया? फंडामेंटल राइट से। ठीक है, फंडामेंटल राइट से, मौलिक अधिकार से हटाकर इसको कानून अधिकारी बना दिया गया, कानूनी अधिकार। ठीक है, तो कानूनी अधिकार इसको कन्वर्ट कर दिया गया, संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था। तो ये 2 चेंजेस हुए थे, जो बड़े चेंजेस हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए। 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, क्लियर हुआ? एंड आई होप आपको ये सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब 36वां देखते हैं। जो 36वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें क्या हुआ था माय डियर फ्रेंड्स? इसमें हमने क्या किया था? एक राज्य बनाया था सिक्किम। तो सिक्किम को हमने जोड़ा था, तो ये हो गया था हमारा 22 स्टेट हो गया था, मतलब सिक्किम हमारा 22वां स्टेट बना था। क्लियर है?
ओके, एंड आई होप ये सारे जो आपके डाउट्स हैं ये क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 निम्नलिखित में से किसी से संबंधित है? एवरग्रीन क्वेश्चन है, किससे संबंधित है? दल बदल कानून। अच्छा, ये दल बदल कानून था क्या भाई? 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट दल बदल कानून, ये हम लोग 10वीं अनुसूची में पढ़ते हैं, ठीक है, 10वीं शेड्यूल या अनुसूची कुछ भी कहिए। तो 10th शेड्यूल इसको जोड़ा गया था, इसको लाया गया 52वें संविधान संशोधन को 10वीं अनुसूची में रखा गया, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आया। दल बदल कानून था क्या? पहले लोग ना चेंज करते थे पार्टियों को, तो उसमें ये परिवर्तन किया गया कि जब भी कोई पार्टी चेंज करेगा तो उसका जो भी पद होगा वो भी निष्कासित कर दिया जाएगा, ठीक है, उसको अपने पद से हटा दिया जाएगा। वो अगर एक पर्सन ऐसा करता है तब, अगर पूरी पार्टी में से 1/3 मेंबर्स अगर हटते हैं तो ये वाला जो कानून है ये लागू नहीं होता है, ठीक है, क्लियर है। तो ये प्रावधान था 52वां संविधान संशोधन इसीलिए किया गया था, ठीक है डियर, एंड आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट करते हैं, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषा मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया? कोंकणी को शामिल किया गया। 21वां, 41वां, 71वां या 92वां संविधान, ये चारों संशोधन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम बात करें तो, ठीक है। तो 3 भाषाओं को लाया गया था, कौन कौन सा? मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को, ये लाया गया था। 71वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक है। तो 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं आई थी मणिपुरी। तो डिटेल में समझते हैं इसको, ठीक है। तो देखो आर्टिकल 343, ये राज्य संघ की जो राजभाषा होगी वो क्या होगी? हिंदी होगी, ठीक है, संघ की राजभाषा हिंदी होगी। पूछता है राजभाषा क्या होगी? हिंदी। तो इस आर्टिकल में अनुच्छेद 343 में 3 अमेंडमेंट किए गए, कौन कौन सा? एक तो किया गया 21वां अमेंडमेंट किया गया, इसमें कौन सा भाषा जुड़ा? तो भैया सिंधी जुड़ा। 71वां मैंने आपको बता ही दिया कि भाई मणिपुर, नेपाली और कोंकणी जुड़ा था। तीसरा था 92वां संशोधन। तो भैया 92 जो हुआ था ना संशोधन, इसमें 4 लैंग्वेज जुड़ा, कौन कौन सी? मैथिली, ठीक है, मैथिली, बोडो, ओके, डोगरी, ये याद कर लेना, ठीक है, डोगरी, और संथाली, लास्ट में संथाली। तो 4 लैंग्वेज को शामिल किया गया। तो स्टार्टिंग में कितने थे? 14 लैंग्वेज थे। उसके बाद एक परिवर्तन हुआ, सिंधी जुड़ा तो हो गए 15, फिर 15 में फिर 3 जुड़ा, ये वाला मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी, तो टोटल हो गए 18, और फिर 18 में 4 जुड़ा, उसके बाद हो गए 22। तो अभी हमारे पास जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ना वो 22 है। ये भी पूछेगा आपसे। इनिशियल में कितने थे? 14 थे शुरुआत में, ठीक है, 8वीं अनुसूची में 14 लैंग्वेज शामिल था। यहाँ पे बात क्लियर हुआ। नेक्स्ट अगर हम ये वाली बात करते हैं, एक मिनट, ये अगर बात करते हैं 41 भाई, अगर 41वां जो अमेंडमेंट हुआ था वो कौन से संबंधित है? तो भैया इसमें क्या हुआ था ना डियर, इसमें ये हुआ था कि लोकसभा, आप सबको पता है लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 ईयर्स था, ठीक है। लोकसभा सदस्यों की जो सेवा मुक्ति, तो पहले जो ये 60 वर्ष से 62, ठीक है, सेवा मुक्ति 60 से 62 कर दिया गया, क्लियर है। 41वां जो अमेंडमेंट हुआ था इसी से संबंधित था। और संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य थे, एक पॉइंट और याद रखिए, संघ लोक सेवा आयोग सदस्य, तो इनको तो भैया
65 ही रहने दिया। ठीक है, तो 41वां जो आपका संशोधन था उसमें 2 संशोधन किए गए, बड़े संशोधन। लोकसभा जो सदस्य की जो सेवा मुक्ति थी, लोकसभा सदस्य की सेवा मुक्ति थी वो 60 से 62 कर दिया गया, और संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य थे उनको 65 ही रहने दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 61 वर्ष कर दी गई थी? ये किया गया था आपका 61वां संविधान संशोधन। ये चेंज किया गया था 326 आर्टिकल में। ठीक है, अनुच्छेद 326 में परिवर्तन लाया गया, तो इसमें 61वां संशोधन करके मतदान की जो आयु है ना 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था। इतनी सी बात सबको क्लियर हुआ। और अगर बात करते हैं 56वां जो संशोधन किया गया, क्यों किया गया? बिकॉज गोवा को राज्य का दर्जा मिला, राज्य का दर्जा दिया गया, गोवा को राज्य का दर्जा मिला 56वां संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं 86। तो 86 में क्या हुआ भाई? 86वां जो संशोधन था ना, इसमें 6 से लेके 14 ईयर के बच्चों को फ्री एजुकेशन का प्रावधान है। लेकिन दुर्भाग्यवश ये है कि खाली प्रावधान है, मिलता अभी भी पूरे भारत में अगर सर्वे करेंगे तो मिलता नहीं है। बहुत बच्चे अभी भी हैं जो कि काम करते हैं, बाल मजदूरी करते हैं। ठीक है, तो अभी भी कहीं ना कहीं गलतियां हम लोग कर रहे हैं। तो ये जो 86वां था ना, ये आपका कौन से आर्टिकल में चेंजेस किया गया? ये 21 का आर्टिकल, अनुच्छेद 21 का में इसको परिवर्तित किया गया। इट मीन्स इसको जोड़ा गया। ठीक है, 21 का में इसको जोड़ा गया। क्लियर हुआ? 15वां जो अमेंडमेंट किया गया था, ये किससे संबंधित था? ये माय डियर फ्रेंड्स संबंधित था आपका जो हाई कोर्ट के जज है ना, हाई कोर्ट के जज जो हैं उनकी जो एज थी वो 60 से कितनी कर दी गई? 62 कर दी गई। 60 से 62 कर दिया गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं 13वें विश्व बैंक अध्यक्ष कौन है? ये जो है ये सीए है आपका, इट मीन्स करंट अफेयर। मैंने पढ़ा भी चुका हूँ, इसका बन चुका है आपका प्लेलिस्ट को आप रिवाइज कीजिए। ठीक है, क्लियर हो जाएगा आपका। 3 से 4 क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है। चलिए बात करते हैं 13वें विश्व बैंक अध्यक्ष कौन है? वर्ल्ड बैंक के कौन है? डेविड मलपास। ठीक है, वर्ल्ड बैंक डेविड मलपास। अच्छा, ये क्रिस्टलिना जॉर्जिवा कौन है? ये आईएमएफ के अध्यक्ष हैं, ये आपके वर्ल्ड बैंक के हैं। अच्छा, दोनों आपका ये कहाँ पे है, किस शहर में है? वाशिंगटन डीसी। तो वाशिंगटन डीसी में क्रिस्टलिना जॉर्जिवा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा फंड, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड। एंटोनियो गुटरेस कौन है? यूएनओ के अध्यक्ष हैं। और ये कौन? अजीम स्टेनर, ये कौन है? यूएनडीपी इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, यूएनडीपी इसके अध्यक्ष हैं। क्लियर है? अच्छा, कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो याद कीजिए इसको। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट। ठीक है, राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं होगी बट आप समझ सकते हैं। प्रोग्राम। क्लियर है? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी का फुल फॉर्म है, और इसके अध्यक्ष कौन है? अजीम स्टेनर। याद कीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है डियर, एंटोनियो गुटरेस। अच्छा, ये जो आपका दोनों दिख रहे हैं ना, यूएनओ और यूएनडीपी, ये कौन से शहर में है? तो ये आपका है न्यूयॉर्क में। ठीक है, ये दोनों शहर आपका न्यूयॉर्क में है। मतलब यूएनडीपी और आपका यूएनओ न्यूयॉर्क में है, और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ये आपका वाशिंगटन डीसी शहर में है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था या किस देश के मॉडल पर आधारित है? जो भारत का मॉडल था ना जीएसटी का, वो हमने किस देश से लिया है? वो हमने लिया है कनाडा से। ठीक है, और फर्स्ट देश
जीएसटी लागू किया था? पता है ना, बहुत को पता होगा। फ्रांस। जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? ये तो लिखा हुआ है 1 जुलाई 2017, ये भी याद करना है आपको, ठीक है, इसको मत छोड़ना। इसमें 5%, कभी कभी पूछता है 12%, 18% जीएसटी, 28% जीएसटी, ठीक है, 4 प्रकार का जीएसटी लगता है। क्लियर है? और कौन सा अमेंडमेंट किया गया? तो 101वां संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया। क्लियर है? इतनी सी बात आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक कितनी है? इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? मैं आपको बार बार रिपीट करवा रहा हूँ कि इंडेक्स पूछता है आपके एग्जाम में और पूछेगा भी। चलिए, 86वां जो रैंक देखते हैं, ये भारत को किस में मिला है? ये भारत को मिला है माय डियर फ्रेंड्स, याद कीजिए, भ्रष्टाचार धारणा इंडेक्स, सूचांक बोलते हैं इंडेक्स को, सूचांक 2020 में भारत की रैंक है। अच्छा, इसमें फर्स्ट पोजीशन कौन है? फर्स्ट पे कौन है? ये है आपका न्यूजीलैंड। 139 क्या है डियर? 139, ये आपका है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, जो कि क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो भारत की रैंक 139 है। इसमें अगर फर्स्ट रैंक पे कौन है? फर्स्ट रैंक पे है फिनलैंड। फिनलैंड देश सबसे खुशहाल देश है और हम लोग खुशहाली के मामले में 139 नंबर पे हैं, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ पे? अच्छा, 140 ये क्या है भाई? ये है आपका जेंडर गैप इंडेक्स 2021। भारत की रैंक कितनी है? 140। फर्स्ट कंट्री कौन सी है? याद कीजिए, आइसलैंड। क्लियर है? 131 ये क्या है? ये है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें भारत की रैंक कितनी है? 131। और देश कौन सा है? नॉर्वे। क्लियर? आइए नेक्स्ट देखते हैं अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिंदी के क्षेत्र में साहित्य अकेडमिक पुरस्कार 2020 किसे मिला? हिंदी के क्षेत्र में किसको मिला है? अनामिका को मिला है। किस लिए मिला है? इनका भैया एक क्या है, कविता है। कौन सी कविता है? टोकरी में दिंगत। तो इसके लिए इनको हिंदी साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2020 दिया गया। अरुंधति सुब्रमण्यम, इनको मिला है डियर अंग्रेजी में, ठीक है। इनकी कविता थी, अंग्रेजी कविता थी, वो है व्हेन गॉड इज अ ट्रेवलर। क्या है? व्हेन गॉड इज ट्रेवलर। तो ये इनकी क्या थी भैया? पोयम थी, ठीक है, कविता थी। और इसके लिए इनको यह अवार्ड मिला, अरुंधति सुब्रमण्यम। क्लियर हुआ? इंपॉर्टेंट है। महेश चंद्र शर्मा भैया, इनको भी मिला है। इनको किस लिए मिला? इनको मिला है संस्कृत में इनकी क्या है? उपन्यास। संस्कृत में इनकी एक उपन्यास है जिसके लिए इनको यह अवार्ड मिला। तो ये मिला था इनको, इनका उपन्यास था, याद कीजिए, वैशाली। तो इसके लिए इनको मिला। हुसैन उल हक, तो इनको किस लिए दिया गया? इनको उर्दू में इन्होंने एक उपन्यास लिखा। उपन्यास का नाम है अमावस में ख्वाब, ठीक है, अमावस में ख्वाब। तो अमावस में ख्वाब इनका क्या है? ये भी उपन्यास है, याद रखिए, ठीक है, ये भी उपन्यास है। तो हुसैन उल हक को उपन्यास मिला अमावस में ख्वाब। महेश चंद्र शर्मा, संस्कृत में इन्होंने उपन्यास लिखा वैशाली। अनामिका, इन्होंने टोकरी में दिंगत, हिंदी के लिए इनको मिला। और अरुंधति सुब्रमण्यम,
इनको इंग्लिश के लिए मिला व्हेन गॉड इज़ अ ट्रेवलर, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन थे एंड ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन थे, जितने क्वेश्चन थे बिलीव मी बहुत ही सिलेक्ट करके क्वेश्चन बनाया था मैंने। एंड आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो डेफिनेटली इस चैनल से जुड़ सकते हैं, फ्यूचर में भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, काफ़ी एफर्ट लगा है, शेयर कर सकते हैं अपने मित्रों के साथ और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कीजिए क्योंकि ये इशू होता है आप लोगों का, आप लोग बेल आइकन प्रेस नहीं करते और फिर कहते हो नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, ठीक है। तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।